नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार सभी साथियों का नौहर पाठशाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों, हम राज्यपाल के ऊपर चर्चा कर रहे थे और राज्यपाल की शक्ति के ऊपर बात कर रहे थे। सर एक बार जरा माइक वगैरह चेक कर लीजिए आप, है ना। राज्यपाल के ऊपर हम बात कर रहे थे, हाँ राज्यपाल की शक्तियों के ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है। चलिए बात कर रहे थे हम किसके ऊपर, राज्यपाल के टॉपिक के ऊपर। और राज्यपाल की एक शक्ति के बारे में बहुत डिटेल में हम बात कर चुके हैं। शक्ति का नाम था कार्यपालिका शक्ति। आज हम राज्यपाल की दूसरी शक्ति के बारे में बात करना शुरू करेंगे और शक्ति का नाम है विधायी शक्ति। जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, पिछली क्लास में हमने राज्यपाल की विधायी शक्ति को पढ़ना शुरू कर दिया था और एक बिंदु हमने पढ़ भी लिया था राज्यपाल की विधायी शक्ति के बारे में, है ना। राज्यपाल का जिक्र भारतीय संविधान के भाग अनुच्छेद 6 में है, माफी चाहूंगा भाग 6 में है। और अनुच्छेद कौन से कौन से तक, अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल का जिक्र है, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं राज्यपाल की शक्तियों पे और राज्यपाल की शक्तियों के क्रम में हमने एक शक्ति को कंप्लीट कर लिया है। आज दूसरी शक्ति के बारे में चीजें पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना। राज्यपाल की शक्तियां, एक शक्ति कौन सी पढ़ ली भाई हमने, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति हमने कंप्लीट कर ली है। मेरा सभी साथियों से निवेदन जो आज इस वीडियो को, इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इसको आगे से आगे पहुंचाने का प्रयास करें अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो। और अगर किसी तरीके का कोई डाउट रहता है किसी भी बिंदु में तो प्लीज आप कमेंट करके हमसे पूछें, ठीक है। दूसरी शक्ति पे हम बात कर रहे थे और शक्ति का नाम था राज्यपाल की विधायी शक्ति। कौन सी शक्ति, विधायी शक्ति के ऊपर बात कर रहे थे। और जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, कल की क्लास में हमने विधायी शक्ति के बारे में 1 नंबर बिंदु को कंप्लीट कर लिया था और उसमें हमने पढ़ा था अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 171 सब क्लोज 3, जिसमें हमने पढ़ा था कि राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 क्या करता है, मनोनीत करता है कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारी आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को, ठीक है ना। बिंदु नंबर 2 पे हम बात कर रहे थे विधायी शक्ति के बारे में। 2 नंबर बिंदु हमने क्या पढ़ना शुरू किया था, हमने 2 नंबर बिंदु पढ़ना शुरू किया था कि लोकसभा में जिस तरीके से भारत का राष्ट्रपति एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करता है, माफी चाहूंगा 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता है, उसी तरीके से भारत के संविधान का अनुच्छेद 333 ये कहता है कि जिन राज्यों में आंग्ल भारतीय बड़ी संख्या में निवास कर रहे हैं और अगर राज्यपाल को लगे कि उन राज्यों में, जिन राज्यों में आंग्ल भारतीय बड़ी संख्या में निवास कर रहे हैं, आंग्ल भारतीयों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राज्यपाल उस राज्य की विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय मनोनीत कर सकते हैं। कौन से अनुच्छेद में है प्रावधान, ध्यान से समझने का प्रयास करें। अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 333। इसमें क्या समझना है आपको, इसमें समझना यह है राज्यपाल राज्य विधानसभा में, राज्यपाल राज्य विधानसभा में, राज्यपाल राज्य विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय, एक आंग्ल भारतीय नियुक्त करेगा, माफी चाहूंगा मनोनीत करेगा, एक आंग्ल भारतीय मनोनीत करेगा, मनोनीत करेगा यदि राज्यपाल को महसूस हो, यदि राज्यपाल को महसूस हो, यदि राज्यपाल को महसूस हो कि आंग्ल भारतीयों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व, आंग्ल भारतीयों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सदन में नहीं है, का पर्याप्त
प्रतिनिधित्व सदन में नहीं है। सीधी सीधी बात, एकदम सीधी बात आपको ये समझने का प्रयास करना है कि जिन राज्यों में आंग्ल भारतीय निवास करते हैं, अगर उन राज्यों के राज्यपाल को लगे कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग विधानसभा में पर्याप्त संख्या में नहीं है, तो उस राज्य के राज्यपाल को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 अधिकार देता है कि वो उस राज्य के विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर दे। ठीक है ना, ध्यान रखना, मैंने कल की क्लास में समझाने का प्रयास किया था, एक बार फिर से दोहरा देता हूं। जैसे आप संसद की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? संसद की। तो संसद के भी हमारे दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, क्या होता है? एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, खेल आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। वो कल की क्लास में आपको मैंने बता दिया था। जिस तरीके से राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, उस तरीके से लोकसभा में टोटल सदस्य होते हैं 545, लेकिन 545 में दोस्तों दो सदस्य जो है ना, दो सदस्य निर्वाचित नहीं होते, है ना। वास्तविक रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं कितने? 543। लोकसभा में निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? जनता द्वारा चुनकर कितने सदस्यों को भेजा जाता है? जनता द्वारा चुनकर भेजा जाता है कितने सदस्यों को? 543 सदस्यों को। दो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा कौन से दो सदस्य भाई? आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य। कौन से? आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य। याद रखना, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद का नाम है 331, अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 ये प्रावधान करता है कि हमारे देश की लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाएंगे? मनोनीत किए जाएंगे, और 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं, इनको हम चुनकर भेजते हैं। जिस तरीके से लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय मनोनीत होते हैं, उसी तरीके से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभा में भी एक आंग्ल भारतीय मनोनीत करने का प्रावधान है। इस बात को याद रखेंगे। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर खड़ा होगा, आपके दिमाग में सीधा सा प्रश्न आएगा कि क्या सर किसी भी राज्य में या किसी भी राज्य की विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय मनोनीत होता था? जी हाँ, एक आंग्ल भारतीय मनोनीत होता था। होता था मतलब अब नहीं होता। कैसे नहीं होता? आ जाइए समझने का प्रयास करते हैं। तो आप लिखेंगे निम्न राज्यों की विधानसभाओं में, निम्न राज्य विधानसभाओं में, निम्न राज्य विधानसभा में, विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते थे। आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते थे। किए जाते थे सर, अब नहीं किए जाते? जी नहीं, अब नहीं किए जाते। क्यों नहीं किए जाते? कौन से प्रावधान के माध्यम से, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से हटाया गया, ये भी लिखेंगे। पहले हम राज्यों की एक सूची बना लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला आप राज्य का नाम लिखेंगे गुजरात। 14 राज्य आपको याद रखने हैं इसमें। कितने? 14। पहला राज्य गुजरात, दूसरे राज्य का नाम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद अब बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक के बाद आप बात करेंगे केरल की, ठीक है। केरल के बाद आप बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु की आप बात करेंगे आप आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के बाद आप बात करेंगे तेलंगाना की। कौन से राज्य की? तेलंगाना। कहानी क्लियर है? तेलंगाना के बाद 8वां राज्य आप शामिल करेंगे पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद आप शामिल करिए बिहार। कौन सा? बिहार। बिहार के बाद आप शामिल करिए झारखंड। कौन सा?
झारखंड, झारखंड के बाद आप शामिल करेंगे छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद जितने भी हमारे भारत में जो मध्यवर्ती राज्य हैं, जैसे मान लीजिए आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिएगा, है ना, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बिल्कुल टच करता हुआ एक राज्य है उत्तर प्रदेश, हमारा भी पड़ोसी है उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश के बाद अगर आप बात करेंगे तो आप लिख सकते हैं उत्तराखंड, जैसे उत्तरांचल के नाम से किसी जमाने में जाना जाता था, उत्तराखंड। याद रखना है 14 राज्यों की सूची आप याद रखेंगे, बहुत आसान है याद रखना, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। ये 14 राज्य ऐसे थे जिनमें आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते थे। आपके दिमाग में तुरंत एक प्रश्न आएगा, सर आप बार बार कह रहे हैं कि आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते थे, मनोनीत किए जाते थे, मनोनीत किए जाते थे, क्या अब मनोनीत नहीं होते? जी नहीं, अब मनोनीत नहीं होते। क्यों नहीं होते, ध्यान से समझने का प्रयास करें। थोड़ा सा आंग्ल भारतीयों के बारे में जो दायरा है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि सर आंग्ल भारतीय होते कौन है, आंग्ल भारतीय होते कौन है? तो ध्यान से समझें, एक अनुच्छेद आपको याद रखना है भारतीय संविधान का, अनुच्छेद 366, है ना, अनुच्छेद 366 सब क्लोज 2 किसके बारे में परिभाषा देता है? आंग्ल भारतीयों की परिभाषा देता है, ध्यान से समझना है आपको, है ना। अनुच्छेद 366 इसका सब क्लोज सेकंड परिभाषा बताता है किसकी? आंग्ल भारतीयों की। ध्यान से समझें, किसकी परिभाषा? आंग्ल भारतीयों की। आंग्ल भारतीय कौन होते हैं ये इसी अनुच्छेद में बताया गया है, और इसी अनुच्छेद की परिभाषा के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आंग्ल भारतीय कौन होते हैं। ध्यान से समझें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366 सब क्लोज 2 कहता है कि ऐसे लोग जिनके पिता या दादा यूरोप महाद्वीप के किसी देश के थे, अंग्रेजी देश के थे, और माता भारत की थी, उनसे उत्पन्न संतान क्या कहलाएगा? आंग्ल भारतीय कहलाएगा। ठीक है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ, आंग्ल भारतीय कौन होगा? पिता या दादा। कौन? पिता या दादा। कहां के हो? यूरोपीय मूल के। कहां के? यूरोपीय मूल के। वह माँ कहां की हो भाई? माँ कहां की हो? भारत की। ऐसे लोगों से उत्पन्न संतान क्या कहलाएगी? आंग्ल भारतीय कहलाएगी। यह है परिभाषा किसकी? आंग्ल भारतीय की। इनको रिजर्वेशन दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। कहां कहां? लोकसभा में आरक्षण दिया गया था, विधानसभाओं में भी आरक्षण दिया गया था। कितने राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण था? 14 राज्यों की विधानसभा में आरक्षण था। कौन कौन से राज्य थे सर? राज्यों के नाम मैंने आपको लिखवा दिए हैं। अब आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि इनको आरक्षण जो है वो कौन कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया। ध्यान से समझिएगा, आंग्ल भारतीयों को अंग्रेजी में आमतौर पर कहा जा सकता है एंग्लो इंडियन। क्या कहा जा सकता है? एंग्लो इंडियन। बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना है। अब मैं थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूं किसके बारे में? एंग्लो इंडियंस के बारे में। एंग्लो इंडियंस, एंग्लो इंडियंस की अगर बात करें तो एंग्लो इंडियन को जो आरक्षण है वो 2 तरीके से आरक्षण है। एंग्लो इंडियन को जो आरक्षण है वो 2 तरीके से आरक्षण है। पहला आरक्षण सर कौन सा? पहला आरक्षण है लोकसभा में। कौन सा? लोकसभा में। लोकसभा में जो आरक्षण था ना वो था कितने सीटों पे? 2 सीटों पे। कितने सीटों पे? 2 सीटों पे। लोकसभा में 2 सीटें आरक्षित थी। किसके लिए? आंग्ल भारतीयों के लिए। और ये जो 2 सीटें आरक्षित थी ये कौन से अनुच्छेद के तहत थी सर? ये अनुच्छेद 331। याद रखना है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 331 ये प्रावधान करता था कि लोकसभा में 2 सीटें आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षित होंगी। दूसरा जो आरक्षण था वो कहां था? राज्य विधानसभाओं में। राज्य विधानसभाओं में आरक्षण था। राज्य विधानसभाओं में कौन कौन सी में? अभी मैंने आपके सामने 14 राज्यों की सूची बनाई। 14 जो राज्य थे उन 14 राज्यों की एक विधानसभा सीट पे, यानी एक सीट पे आंग्ल भारतीय मनोनीत किया जाएगा। एक सीट पे आरक्षण था इन 14 राज्यों की विधानसभा सीटों में। कहानी क्लियर है? यह प्रावधान कौन से अनुच्छेद में सर? यह है अनुच्छेद 333। ये हमने पहले भी रिपीट कर लिया, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आ जाते हैं उस बात पे। मैं बार बार आपके सामने एक बात बोल रहा हूं कि आंग्ल भारतीयों को आरक्षण होता था,
होता था लेकिन अब नहीं है। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न तुरंत खड़ा होगा कि सर ये प्रावधान हटाया गया तो कब हटाया गया? तो आप नोट लगाएंगे, बड़े इत्मीनान से समझने का प्रयास करेंगे और नोट लगाने का प्रयास करेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने एक संविधान संशोधन किया, याद रखना है 25 जनवरी 2020। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया भी है। अगर मैं याद कर पा रहा हूं तो अभी जो पिछली वैकेंसी हुई थी ग्राम सेवक की या पटवारी की, है ना, पटवारी की पेपर में या फिर ग्राम सेवक के पेपर में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। 25 जनवरी 2020 104वां संविधान संशोधन। कौन सा? संविधान संशोधन नंबर 104, 104वां संविधान संशोधन कब हुआ भाई? 25 जनवरी 2020 को। क्या किया गया? आंग्ल भारतीयों का लोकसभा व राज्य विधानसभा में, लोकसभा व राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का लोकसभा व राज्य विधानसभा में राजनीतिक आरक्षण समाप्त। क्या कर दिया गया? राजनीतिक आरक्षण समाप्त, राजनीतिक आरक्षण समाप्त। बड़े ध्यान से समझने का आपको प्रयास करना है। क्या कर दिया गया है? राजनीतिक आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। किसका भाई? आंग्ल भारतीयों का। कहां से? लोकसभा व विधानसभा से। अब एक बिंदु को और समझिएगा, इसी के साथ आपको जोड़ना है एक बिंदु, वह SC ST का आरक्षण, का राजनीतिक आरक्षण, ये शब्द लिखिएगा, SC ST का राजनीतिक आरक्षण, SC ST का राजनीतिक आरक्षण 2030 तक बढ़ाया गया। 2030 तक बढ़ाया गया। कहानी क्लियर ना? बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है आपको। ये दोनों प्रावधान एक ही संविधान संशोधन के माध्यम से किए गए हैं, है ना। 25 जनवरी 2020 को एक संविधान संशोधन होता है। संविधान संशोधन का नंबर है 104। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने यह संविधान संशोधन किया है। इस संविधान संशोधन के माध्यम से आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में जो आरक्षण था, कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 331 के तहत यह समाप्त कर दिया है। आंग्ल भारतीयों को जो राज्य विधानसभाओं में आरक्षण था, अनुच्छेद 333 के तहत ये क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। और SC ST को जो आरक्षण था, राजनीतिक आरक्षण था, उसको बढ़ा दिया गया, उसे समाप्त नहीं किया गया, उसे 2030 तक बढ़ा दिया गया है। आपके दिमाग में तुरंत एक प्रश्न आएगा कि सर क्या आंग्ल भारतीयों की तरह SC ST को भी राजनीतिक आरक्षण है? जी हाँ, SC ST को राजनीतिक आरक्षण है, लोकसभा में भी आरक्षण है और हमारी विधानसभा में भी आरक्षण है। आपके अनुसार अगर आरक्षण है तो आंग्ल भारतीयों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान यदि किसी अनुच्छेद में है तो क्या SC ST से संबंधित आरक्षण जो है, क्या उसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद में नहीं है? बिल्कुल है। अब मैं आपको वो बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो SC ST का राजनीतिक आरक्षण है उसका जिक्र भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है, इसी स्लाइड पे समझने का प्रयास करते हैं। आ जाइए, तो अगली आप लाइन लिखेंगे, SC ST का राजनीतिक आरक्षण, SC ST का राजनीतिक आरक्षण। हाँ जी सर, एक बार चेक कर लीजिएगा आवाज और वीडियो ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? आवाज और वीडियो हाँ जी। SC ST का राजनीतिक आरक्षण, ये भी दो तरीके से आरक्षण है भाई। SC ST को कहां आरक्षण है? लोकसभा में भी आरक्षण है। कहां? लोकसभा में भी आरक्षण है और विधानसभा में भी आरक्षण है। बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना है। लोकसभा में भी आरक्षण है और विधानसभा में भी आरक्षण है। ठीक है ना। अब बड़े ध्यान से समझना है आपको। अगर आप बात करेंगे लोकसभा की, तो लोकसभा की लगभग 131 सीटें रिजर्व हैं
है ना। लोकसभा की लगभग 71 सीटें और एग्जैक्ट आंकड़ा विधानसभा की बात करें तो लगभग 59 सीटें रिजर्व हैं। बाकी हम डिटेल में ये जो आरक्षण सीटें हैं, आरक्षित सीटें हैं, वो कौन कौन सी सीटें आरक्षित हैं वो विधानसभा का टॉपिक पढ़ते समय बात करेंगे, और लोकसभा की आरक्षित सीटें का भी संसद पढ़ते समय बात करेंगे। फिलहाल केवल इतना याद रखना है कि SC ST का जो आरक्षण है वो कौन से अनुच्छेद में है। लोकसभा में जो SC ST का आरक्षण है ना, उसका जिक्र है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का जो आरक्षण है उसके बारे में, माफी चाहूंगा, लोकसभा में SC ST का जो आरक्षण है उसके बारे में जानकारी दी गई है। कहानी क्लियर है। और अगर बात करें विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का जो आरक्षण है वो है अनुच्छेद कौन से के तहत, 332 के तहत, 332 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 332 कहता है या 332 कहता है कि विधानसभा में SC ST की कुछ सीटें क्या होंगी, रिजर्व होंगी, और लोकसभा में SC ST कुछ सीटें रिजर्व होंगी। कौन सा आर्टिकल कहता है, अनुच्छेद 330 कहता है ना। लोकसभा में कौन कौन सी सीटें रिजर्व हैं SC ST के लिए, कुल सीटें कितनी रिजर्व हैं, विधानसभा में कुल सीटें कितनी रिजर्व हैं, और कौन कौन सी सीटें रिजर्व हैं। इन मुद्दों पे हम तब बात करेंगे जब मैं आपको विधानसभा के बारे में जानकारी पढ़ाऊंगा या लोकसभा के बारे में जानकारी पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां मैं आपको ये भी लिखवा दूंगा कि कौन कौन से लोकसभा क्षेत्र SC ST के लिए रिजर्व है, कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र SC ST के लिए रिजर्व है। विधानसभा के बारे में तो ज्यादा हमें वेट करना ही नहीं पड़ेगा, इससे अगला टॉपिक विधानसभा पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में बता दूंगा। यहाँ केवल मेरा बताने का उद्देश्य था कि जो 104वां संविधान संशोधन है, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान संशोधन नंबर 104 है, इसके माध्यम से कौन से प्रावधान को अगले 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया, तो आप कहेंगे सर इसके माध्यम से अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 में जो प्रावधान था SC ST का जो आरक्षण था लोकसभा में विधानसभा में उसको 2030 तक बढ़ा दिया गया है। कौन से अनुच्छेदों को समाप्त कर दिया गया है, 331 व 333 में जो आंग्ल भारतीयों का आरक्षण था इसे क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से, 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 25 जनवरी 2020 के माध्यम से। अब आपके दिमाग में एक सवाल तुरंत आएगा कि क्या सर वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें होती हैं, 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत नहीं किए जाते, तो मेरा जवाब होगा जी नहीं, अब 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत नहीं होते। आपका सवाल होगा कि क्या सर 14 राज्यों में एक विधानसभा सीट पे आंग्ल भारतीय मनोनीत नहीं होता, जी नहीं, उन राज्यों में भी 14 राज्यों में भी एक आंग्ल भारतीय अब मनोनीत नहीं होता, क्योंकि 2020 से इस प्रावधान को हटा दिया गया है। 1 मिनट का समय लेते हुए इस बिंदु को दोहराने का काम कर रहा हूं, फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा पेचीदा बिंदु है इसलिए दोहरा रहा हूं, ध्यान से समझने का प्रयास करें। आ जाइए, क्या हमने समझने का प्रयास किया, हमने समझने का प्रयास किया कि एक भारतीय संविधान में अनुच्छेद है, अनुच्छेद 333 कहता है कि यदि किसी राज्य में राज्यपाल को महसूस हो कि आंग्ल भारतीय बड़ी संख्या में निवास कर रहे हैं लेकिन आंग्ल भारतीयों को उस राज्य की राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उस राज्य की विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय राज्यपाल मनोनीत कर सकता है लोकसभा की भांति। ये मैंने बताया था। कौन से राज्यों में मनोनीत होते थे सर आंग्ल भारतीय? आंग्ल भारतीय निम्न 14 राज्यों में मनोनीत होते थे, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन 14 राज्यों में आंग्ल भारतीय मनोनीत होते थे। आंग्ल भारतीय होता कौन है सर? आंग्ल भारतीय होता कौन है ये जानकारी देता है हमें कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 366 सब क्लोज सेकंड। इसमें आंग्ल भारतीयों की परिभाषा लिखी गई है और ये कहता है कि आंग्ल भारतीय उन्हीं लोगों को कहा जाएगा जिनके दादा और पिता यूरोपियन मूल के थे और माता भारतीय मूल की थी, उनसे उत्पन्न संतान क्या कहलाएगी? आंग्ल भारतीय कहलाएगी। आंग्ल भारतीयों को अंग्रेजी में एंग्लो इंडियन कहा जाता है, और जो एंग्लो इंडियन है इनको 2 तरीके से रिजर्वेशन था, एक तो लोकसभा में रिजर्वेशन था, एक राज्य विधानसभाओं में रिजर्वेशन था। लोकसभा में 2 सीटों पर रिजर्वेशन था और आंग्ल भारतीयों का लोकसभा में जो रिजर्वेशन था वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में इसका प्रावधान था, और आंग्ल भारतीयों को राज्य विधानसभाओं में जो रिजर्वेशन था वो 14 राज्यों की विधानसभाओं में एक सीट पर रिजर्वेशन था। इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 में था। अब आप कहेंगे सर आप था इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक संविधान संशोधन करवाया गया वर्तमान सरकार के माध्यम से। कौन सा संविधान संशोधन? 25 जनवरी 2020 को 104वां संविधान संशोधन करवाया गया। 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंग्ल भारतीयों का लोकसभा व राज्य विधानसभा का रिजर्वेशन समाप्त कर दिया गया, यानी अनुच्छेद 331 व 333 को समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया। अब लोकसभा में, राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय मनोनीत
नहीं होते। वह SC/ST का राजनीतिक आरक्षण इसी संविधान संशोधन के माध्यम से 2030 तक बढ़ा दिया गया। सर SC/ST के बारे में जो आरक्षण है ये जिक्र इसका कौन से अनुच्छेद में है? तो SC/ST का जो आरक्षण है इसका जिक्र भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेदों में है। एक है अनुच्छेद 330 जो कहता है कि SC/ST को लोकसभा की कुछ सीटों पे आरक्षण होगा, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ 131 सीटें रिजर्व है ना, और विधानसभा में 59 सीटें रिजर्व हैं। इसमें कहा गया कि राज्य विधानसभा में अनुच्छेद 332 में कहा गया राज्य विधानसभा में 1 सीट माफी चाहूंगा 59 सीटें क्या होंगी राजस्थान की विधानसभा में SC/ST के लिए रिजर्व होंगी। इस प्रावधान को SC/ST से संबंधित प्रावधान को 2030 तक बढ़ाया गया, आंग्ल भारतीय के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। आशा करता हूं यहाँ तक के प्रावधान आपको बहुत ढंग से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी गड़बड़ आपको नजर आए, कोई भी बिंदु आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज तुरंत कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको आपके हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। आ जाइए विधायिका शक्ति के बारे में अगली शक्ति को पढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट शक्ति में बात करते हैं विधायिका शक्ति के बारे में। ठीक है, चलो आ जाओ, इसको मिटा दें, ये तो हमने समझ लिया। चलो कोई बात नहीं, स्लाइड आपको उपलब्ध करवानी है तो अगले है कि पेज पे चलते हैं। आ जाइए विधायिका शक्ति में बिंदु नंबर 3। ठीक है, इसमें पहले प्रावधान लिख लेते हैं, फिर अलग अलग अनुच्छेद में इसको बांटेंगे। राज्यपाल विधानसभा का सत्र, पहला शब्द बड़े ध्यान से समझना है, आहूत का मतलब होता है बुलाना। आहूत का मीनिंग क्या होता है? बुलाना। राज्यपाल विधानसभा का सत्र आहूत करता है, कौमा विधानसभा का सत्रावसान करता है। क्या करता है? सत्रावसान, और सत्रावसान का मतलब होता है समाप्त करना। क्या करना? सत्रावसान का मतलब होता है सत्र को समाप्त करना। वह चाहे तो विधानसभा भंग कर सकता है, विधानसभा भंग कर सकता है। अब बड़े ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो है ना, हम समझते हैं कि ये जो प्रावधान है सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना व विधानसभा को भंग करना, इसका जिक्र भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? पहले ये समझ लेते हैं, है ना। अलग से आप इस तरीके से लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए ना कि राज्यपाल विधानसभा के सत्र को क्या करेगा? आहूत करेगा, ठीक है ना, सत्र आहूत करेगा, तो इसका जिक्र भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो आप सीधा सीधा कहेंगे सर सत्र आहूत करने के बारे में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 174 सब क्लोज फर्स्ट में है। अनुच्छेद 174 सब क्लोज फर्स्ट कहा निकली हुई? अनुच्छेद 174 उसका एक उपभाग है फर्स्ट। ये कहता है कि राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत कर सकता है। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल क्या कर सकता है? विधानसभा का सत्रावसान कर सकता है। सत्रावसान से संबंधित प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? तो आप कहेंगे सर ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 सब क्लोज सेकंड के, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 सब क्लोज सेकंड कै में बताया गया है कि राज्यपाल विधानसभा के सत्र को क्या कर सकता है? सत्रावसान कर सकता है। और तीसरा क्या होता है सर? तीसरा होता है सत्रावसान के बाद विधानसभा भंग करना। विधानसभा भंग करने के बारे में प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? तो राज्यपाल विधानसभा भंग कर सकता है, ये प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 सब क्लोज सेकंड ख में, सब क्लोज सेकंड ख में। सबसे पहले संविधान के दायरे को पढ़ रहे हैं तो इन आर्टिकल्स को आपको याद करना है। सत्र आहूत करना अनुच्छेद 174 सब क्लोज फर्स्ट में, सत्रावसान करना अनुच्छेद 174 सब क्लोज सेकंड क में, और विधानसभा को भंग करना अनुच्छेद 174 सब क्लोज सेकंड ख में। अब आ जाइए हम समझते हैं, सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये है कि विधानसभा में सत्र क्या होता है? विधानसभा में सत्र क्या होता है? देखो ध्यान से समझना है। सत्र का मतलब सीधा सा है, हमारी विधानसभा 12 महीने काम करती है और 12 महीने कंटिन्यू काम नहीं करती, कुछ महीने काम करती है
फिर कुछ समय के लिए अपने काम को रोक देती है, फिर दोबारा काम पे आती है, फिर काम को रोक देती है। समझ पा रहे हैं ना? विधानसभा ने काम करना शुरू किया, कुछ महीने काम किया, फिर काम करना बंद किया। जैसे मान लीजिए कि विधानसभा ने काम करना शुरू किया, 4 महीने तक काम किया, अब 4 महीने तक काम करने के बाद काम करना बंद कर दिया। ये 4 महीने की जो समय अवधि होगी इसे बोलेंगे सत्र। कहानी क्लियर है? फिर विधानसभा ने काम करना शुरू किया, 3 महीने काम किया, फिर काम करना बंद कर दिया, ये 3 महीने की अवधि होगी, इसे भी बोलेंगे सत्र। फिर विधानसभा ने काम करना शुरू किया, 2 महीने काम किया और 2 महीने के बाद फिर एक बार काम करना बंद कर दिया, इस 2 महीने की अवधि को भी बोलेंगे सत्र। कहानी क्लियर है? अब आपके दिमाग में सीधा सा प्रश्न ये आएगा कि सर सत्र आखिर होते कितने हैं, सत्र कितने होते हैं? ध्यान से समझना, भारत का संविधान सत्र के बारे में, सत्र की संख्या के बारे में कोई बात नहीं करता। भारत का संविधान केवल ये कहता है कि एक वर्ष में जो पहला सत्र होता है, पहले सत्र की अंतिम बैठक व एक वर्ष के अंतिम सत्र की पहली बैठक में 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? ध्यान से समझना। और एक सत्र में कम से कम बैठकों की संख्या 60 हो, ये ध्यान से समझना है आपको। भारत का संविधान क्या कहता है, सत्र के बारे में संवैधानिक प्रावधान क्या है, पहले ये समझ लेते हैं, फिर आगे के बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। सत्र के बारे में कौन सा प्रावधान? सत्र के संबंध में संवैधानिक प्रावधान। सत्र संबंधित संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान क्या है, बड़े इत्मीनान से आपको समझने का प्रयास करना है। भारत के संविधान में क्या प्रावधान है सत्र को लेकर, और फिर पढ़ेंगे वर्तमान में सत्र से संबंधित क्या परंपरा है। ध्यान से समझें। संविधान कहता है प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की अंतिम बैठक, प्रथम सत्र की अंतिम बैठक व अंतिम सत्र की प्रथम बैठक में 6 माह से अधिक का अंतराल ना हो, 6 माह से अधिक का अंतराल ना हो। इसका मतलब क्या हुआ? बाकी शब्दों को आप छोड़िए, बस आप इतना समझिए कि एक बैठक और दूसरी बैठक में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा का अंतर होने का मतलब है कि एक बैठक करवाई जा सकती है, 6 महीने से पहले दूसरी बैठक करवानी पड़ेगी, और 6 महीने से 2 बैठकें हुई तो एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र होने चाहिए। कम से कम 2 सत्र की बात करता है कौन करता है? हमारा संविधान। ठीक है ना? बस एक बिंदु और लिख लीजिएगा, ये संवैधानिक प्रावधान इतना सा है। बस एक बिंदु और है जो मुख्य है, आप याद रख लीजिएगा। एक सत्र में कम से कम बैठकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 60 होनी चाहिए। ध्यान रखना है। माफी चाहूंगा, एक सत्र बोल रहा हूं, एक कैलेंडर वर्ष में मतलब एक वर्ष में कम से कम बैठकों की संख्या 60 हो। ठीक है ना? एक कैलेंडर वर्ष में, एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम बैठक कितनी हो भाई? कम से कम बैठक 60 हो। बस इतना ही संवैधानिक प्रावधान है। ठीक है ना? लेकिन वर्तमान में भारत का संविधान, तो अगर इस संविधान की इस भाषा को आप पढ़ने का प्रयास करेंगे, इन लाइन को पढ़ेंगे, इन बिंदुओं को आप पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि भारत का संविधान तो ये कहता है कि एक वर्ष में अगर 2 सत्र बुलाए जाते हैं तो काम चलाया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में सत्र 2 नहीं बुलाए जाते, वर्तमान में 3 सत्र बुलाने की परंपरा है। कौन से सत्र होते हैं, इनके बारे में डिटेल में हम चर्चा कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि आज हमने बहुत सारे बिंदु में बात कर ली। लेकिन एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं आपको सत्र का, ताकि आपको कल याद रहे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। 3 सत्र होते हैं, 3 सत्र बुलाए जाते हैं, परंपरा है 3 सत्र बुलाने की। पहला कौन सा? बजट सत्र, नाम सुना होगा आपने। एक सत्र बजट सत्र बुलाया जाता है, दूसरा सत्र बुलाया जाता है ग्रीष्मकालीन सत्र। कौन सा? ग्रीष्मकालीन
सत्र, ठीक है ना। ग्रीष्मकालीन सत्र, और गर्मियों में भारत में मानसून आ जाता है, इसीलिए इसे कभी कभी मानसून सत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसून सत्र भी इसे ही कहा जाता है। और मानसून सत्र के बाद एक सत्र होता है शीतकालीन सत्र। कौन सा? शीतकालीन सत्र। आमतौर पे ये 3 सत्र बुलाए जाते हैं, ठीक है ना। शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, बजट सत्र। ये क्या होता है? बजट सत्र क्या होता है, शीतकालीन सत्र क्या होता है, मानसून सत्र क्या होता है, ये आज हमारी चर्चा का विषय नहीं रहेगा। ये कल की क्लास में हम इन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। एक बार पिछले बिंदु को दोहरा रहा हूं, फिर आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। हमने क्या समझा? हमने समझा कि भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, और मुख्य अनुच्छेद की बात करें तो ये अनुच्छेद है 174। अनुच्छेद 174 कहता है कि राज्यपाल विधानसभा के सत्र को क्या कर सकता है? आहूत कर सकता है, यानी विधानसभा सत्र बुला सकता है ना। सत्रावसान कर सकता है। सत्रावसान का मतलब है सत्र को समाप्त कर सकता है। वह राज्यपाल चाहे तो विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल सत्र बुलाएगा, इसका जिक्र कौन से अनुच्छेद में? 174 सब क्लोज फर्स्ट। राज्यपाल सत्र को समाप्त करने की घोषणा करेगा, इसका जिक्र कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 174 सब क्लोज सेकंड खंड के। और राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है, इसका जिक्र कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल या अनुच्छेद 174 सब क्लोज सेकंड ख में इसका जिक्र किया गया है। अब हर जगह सत्र 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 की बात हो रही है। सत्र को आहूत करेगा, सत्रावसान करेगा। सत्र होता क्या है सर? सत्र होता है विधानसभा द्वारा किसी वर्ष के निश्चित महीनों में, निश्चित समय में जो कार्रवाई की जाती है, उस कार्रवाई को, उस कार्य को हम क्या कहते हैं? सत्र कहते हैं। सत्र के बारे में संवैधानिक प्रावधान क्या है? संविधान कहता है कि एक वर्ष में जो प्रथम सत्र है, प्रथम सत्र की जो है अंतिम बैठक, और अंतिम सत्र की पहली बैठक में 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। 2 बैठकों में 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, मतलब 6-6 महीने से सत्र बुलाया जा सकता है। एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र होने चाहिए, और एक सत्र में, एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें बुलाई जाएं? कम से कम 60 बैठकें बुलाई जाएं। ये संवैधानिक प्रावधान है। लेकिन परंपरागत रूप से कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 3 सत्र बुलाए जाते हैं। पहला कौन सा सत्र? बजट सत्र। दूसरा ग्रीष्मकालीन सत्र। तीसरा है शीतकालीन सत्र। कैसे बुला जाता है बजट सत्र? कैसे बुला जाता है ग्रीष्मकालीन सत्र? कौन बुलाने की सूचना देता है सदस्यों को, है ना? और कौन कहता है राज्यपाल को सत्र बुलाने के लिए? राज्यपाल अपनी इच्छा से सत्र बुला सकता है, नहीं बुला सकता? सत्र का समय व सत्र का स्थान कौन तय करता है? ये सारे बिंदु जो है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि यहाँ तक की बिंदु आपको बहुत ढंग से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारी क्लासेस ठीक लग रही हैं, समझ में आ रही हैं चीजें, तो प्लीज जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें। खुद अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और किसी तरीके की कोई भी आपके मन में दुविधा है, कोई भी प्रश्न है, तो आप तुरंत कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे कमेंट्स का जवाब दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस क्लास को हम यही समाप्त कर रहे हैं। सभी साथियों को नमस्कार, शुभ रात्रि।